ओके सो डायबिटीज डायबिटीज जो कि आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा इशू है पूरे वर्ल्ड वाइड एंड इट्स ग्रोइंग इशू एंड एज पर द स्टैटिस्टिक्स जैसे जैसे चीजें बढ़ रही हैं उसके अकॉर्डिंग। हाँ, जस्ट मिनट, आई हैव गॉट अ पिंग रिगार्डिंग प्रोग्राम। ओके सो डायबिटीज जैसे कि आज के डेट में हम देख रहे हैं कि डायबिटीज एक पैंडेमिक की तरह बढ़ रहा है। एंड इवन अगर कुछ स्टैटिस्टिक्स जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, अगर उन स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो डायबिटीज हैज अ हायर मोर्टालिटी रेट देन द पैंडेमिक इश्यूज। सो आज की डेट में जब हमारे पास सारे एडवांस ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, सारे एडवांस ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मेडिकल रिसर्चेज इतनी बढ़ती जा रही हैं, हमारी लाइफ में इतनी सारी चीजें आती जा रही हैं, फिर भी डायबिटीज बढ़ता जा रहा है। और ये डायबिटीज सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं, बल्कि बाहर के देशों में भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एंड अगर हम ओवरऑल रेशियो की बात करें तो अगर पॉपुलेशन वाइज देखें तो पॉपुलेशन वाइज इंडिया में एक बड़ा चंक है जो कि इसकी गिरफ्त में आता जा रहा है। सो आज डायबिटीज के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। और सो लेट्स स्टार्ट विद सो अगर हम आज डायबिटीज की बात करते हैं तो first of all, something about myself. I am Kushal. I am a certified health coach. I am also a yoga wellness instructor. I have achieved a nutrigenomic advisor where the gene-based report I can generate for you, and based on your genetic report, the treatment and treatment can be advised. And I have also written two books on diabetes and natural treatment remedies for the diabetes. And I have achieved many prizes in this area. तो दिस समथिंग अबाउट माई सेल्फ। नाउ लेट्स स्टार्ट कि हम आज के इस वेबिनार में क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू पीपल कि आप लोगों ने आज के इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए टाइम निकाला। वरना बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्वाइन तो कर लेते हैं, जो जो रजिस्टर तो करते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं करते हैं। और इसी वेबिनार में बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया, बट देयर आर वेरी लेस पीपल हु हैव ज्वाइंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू योरसेल्फ जो रियली अवेयर है कि डायबिटीज को समझने के लिए, खुद की और अपने फैमिली की हेल्प करने के लिए। नाउ लेट्स सी कि हम आज के सेक्शन में क्या क्या सीखने वाले हैं। एंड आई डेफिनेटली प्रॉमिस यू कि दिस ओवरऑल वेबिनार इज गोइंग टू बी really eye changing, mind changing for you. You will see a new picture of diabetes. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैंने इस पूरे वेबिनार को दो सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले सेक्शन में हम देखेंगे कि डायबिटीज को समझना क्यों जरूरी है, कुछ ट्रुथ्स के बारे में, कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में, और ये कैसे बढ़ता जा रहा है, और हमारी बॉडी के अंदर ये कैसे बढ़ता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देन क्या सच में ये इतना चैलेंजिंग है? क्योंकि काफी बार लोग बात करते हैं कि अगर एक बार आपको डायबिटीज हो गया तो डायबिटीज फिर आपको लॉन्ग लाइफ लॉन्ग रहेगा और आपको दवा लेनी पड़ेगी। तो क्या रियली ये इतना चैलेंजिंग है कि आपको लाइफ लॉन्ग दवा लेनी पड़ेगी, या देर आर सम मिथ्स? सो हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और हम बात करेंगे जिस ट्रेडिशनल तरीके से आज मार्केट में, सोसाइटी में, वर्ल्ड वाइड लोग काम कर रहे हैं, वो तरीका काम क्यों नहीं करता है। और फिर हम देखेंगे कुछ कॉमन मिथ्स एंड मिस्टेक्स। एंड सेक्शन टू में हम देखने वाले हैं कि हम डायबिटीज को कैसे समझें, देन क्रेविंग क्या होती है, खाने खाने को समझेंगे, और अपनी एक बैलेंस प्लेट को हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, और कुछ जो इसके अदर फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे। कम्युनिटी क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और
हम इन चीजों को सस्टेनेबली कैसे अचीव कर सकते हैं, हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आज के टाइम पे ये समझना क्यों जरूरी है कि डायबिटीज क्या है और हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। जनरली ये देखा गया है कि डायबिटीज का ट्रीटमेंट, जिसको भी डायबिटीज है वो ट्रीटमेंट कर रहा है। और ट्रीटमेंट में क्या है, वो जैसे ही डायबिटीज के सिम्टम्स डायग्नोज हुए या कुछ उसने अनइजीनेस फील किया, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि जाओ डायबिटीज का टेस्ट कराओ, डायबिटीज डिटेक्ट हो गई, तो उसने दवा लिख दी। अब हर महीने वही दवा का साइकिल चल रहा है और हम ये सोच रहे हैं कि हम डायबिटीज को ट्रीट कर रहे हैं, बट एक्चुअली हम डायबिटीज को ट्रीट नहीं कर रहे हैं। हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि हम ट्रीट किस चीज को कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज का अगर सिनेरियो देखें तो इंडिया में लगभग 10 करोड़ लोग हैं जिनको डायबिटीज ऑलरेडी है। और ये सिर्फ मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको डायबिटीज ऑलरेडी डायग्नोस हो चुकी है। और लगभग इतनी ही पॉपुलेशन और है जिसको डायबिटीज है और उनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है, या उनको सिम्टम्स वैसे फील हो रहे हैं बट वो चेक नहीं करा रहे हैं, या बहुत सारे अदर रीजंस हैं। और इसके अलावा इसकी डबल पॉपुलेशन एक ऐसी है जो कि प्री डायबिटिक लेवल पे खड़ी हुई है। प्री डायबिटिक मींस द नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी डायबिटीज। और प्री डायबिटिक एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे कोई सिम्टम फेस नहीं होते, क्योंकि हमारी बॉडी तब सिम्टम्स शो करती है जब वो एक टाइम के बाद वो सारी चीजें भूल जाती है और हर चीज को मैनेज करती है। तो जब तक हमारी डायबिटीज का लेवल, ब्लड शुगर का लेवल 200 तो क्रॉस नहीं होता है, नॉर्मली 100 डेसीलीटर पर एमजी का डिटेक्शन लेवल होता है, परमिसिबल लेवल होता है। लेकिन बॉडी इतना मैनेज करती है कि जब तक 200 का लेवल नहीं पहुंचता है, बॉडी उसको मैनेज करती रहती है, कोई भी सिम्टम शो नहीं करती है। तो वो स्टेज होती है प्री डायबिटीज की। Then इसके बाद there are around 57% of cases are there which are undiagnosed in India, and ऐसे ही overall globally 240 million cases हैं जो कि undiagnosed हैं। and mortality rate, तो mortality rate आप डायबिटीज का इस बात से समझ सकते हो कि जब ईयर 2020 जो एक बहुत चैलेंजिंग ईयर था हम सबके लिए, कोविड का ईयर था, और इस साल में लगभग 3.5 लाख डेथ कोविड की वजह से हुई थी। लेकिन इसी साल में डायबिटीज की वजह से लगभग 7 लाख डेथ रिपोर्ट हुई थी, जिसका कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया, बट ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि 7 लाख डेथ डायबिटीज की वजह से हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि कोविड से भी डबल मोर्टेलिटी रेट डायबिटीज का है। और ये मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद से ये रेशियो भी बढ़ता जा रहा है। और इन द लास्ट few years, लगभग 6.7 million deaths has been reported worldwide. Means you can say one death in every 5 seconds. That is the mortality rate of the diabetes. And future projection by 2035, इंडिया में 152 मिलियन पेशेंट होने वाले हैं, और लगभग 783 मिलियन पेशेंट्स वर्ल्ड वाइड होंगे, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक इंक्रीज होने वाला है अगले 10 सालों में। सो अगर आज हमने इसको समझना नहीं शुरू किया, हमने इस पे काम करना नहीं शुरू किया, so definitely it is going to be a big challenge for everyone. So यहाँ पे ये समझना, आई थिंक ये समझ में आया होगा कि क्यों आज इसको समझना जरूरी है। नेक्स्ट थिंग इज कि फ्यू शॉकिंग ट्रुथ्स जो है, ये रिसर्च बायोमेड सेंट्रल की तरफ से की गई थी कि डायबिटीज जो आपकी बॉडी पे असर डाल रही है, जो आपकी बॉडी पे प्रेशर डाल रही है, जो मेंटल प्रेशर आ रहा है, वो तो सारी चीजें मैटर करती ही हैं। लेकिन एक्चुअली और क्या चीज मैटर कर रही है, और उसकी तरफ जनरली किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, जो कि वो हमारी मॉनेटरी बेस पे, एक हमारी मॉनेटरी स्टेटस पे एक बहुत बड़ा डेंट डाल रही है। अगर किसी को डायबिटीज आज डिटेक्ट होती है तो आने वाले 5 सालों में उसका कितना खर्च होने वाला है, और यही खर्च आगे आने वाले कुछ सालों में
किस तरह से बढ़ता है, हम उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर किसी को डायबिटीज डायग्नोस होती है, और यहाँ पे वन वन मोर थिंग, कि यहाँ पे जितने भी पैरामीटर्स लिए हैं, ये मैंने बहुत मिनिमम लेवल पे लिए हैं। एक्चुअल पैरामीटर्स इससे ऊपर ही काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे मैंने एवरेज को भी शो नहीं किया है, मैंने मिनिमम लिमिट को शो किया है, कि जैसे आने वाले 5 सालों में अगर आप मेडिकेशन पे हर महीने 1500 रुपए भी खर्च कर रहे हैं। इवन आज आज की डेट में अगर हम देखते हैं, तो ये मेडिकेशन लगभग 2500 से 3000 रुपए पर मंथ चार्ज हो रहे हैं ऑन एन एवरेज। मैंने अगर उसको लेता हूँ, मैं फिर सिर्फ 1500 ही ले लेता हूँ। तो लगभग 5 सालों में, सिर्फ 5 सालों में 90,000 का सिर्फ मेडिकेशन का खर्च होता है। हम 200 रुपीज पर मंथ डॉक्टर की विजिट मान लें, तो 5 सालों में लगभग 12,000 रुपए हम डॉक्टर को पे कर चुके होते हैं। ब्लड शुगर मॉनिटरिंग के जो टेस्ट वगैरह होते हैं, 4,000 पर साल के, पर ईयर के हिसाब से लगभग 20,000। और हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर हम देख लेते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम मिनिमम प्लान आज की डेट में 15,000 से स्टार्ट होते हैं, तो लगभग 75,000। तो अगर इन सबको मान ले, तो पहले 5 साल में जो पेशेंट्स हैं वो लगभग 1,97,000 सिर्फ यहीं से खर्च हो रहा है। सिर्फ इतने में ही खर्च हो जाता है। इवन अब ये अप्रॉक्स है। और इसके अलावा अगर हम अगले 5 साल देखते हैं, तो अगले 5 साल मीन्स डायबिटीज, और ये मैं बता रहा हूँ डायबिटीज डायग्नोस हुई उसके बाद से। सो पहले 5 साल में लगभग 1,97,000 खर्च हुए। और अगले 5 सालों में क्योंकि सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, साइड इफेक्ट बढ़ते हैं, ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ जाती है, तो सारी चीजें मिला के अगर हम देखते हैं, तो यही कॉस्ट लगभग 4,30,000 के आसपास पहुंच जाती है। और सिम्टम्स, क्योंकि डायबिटीज एक लाइफ, लोगों की नजर में डायबिटीज एक लाइफ टाइम चलने वाली बीमारी है। तो अगर ये लाइफ टाइम चलती रहती है, तो यही जो खर्च होता है, जो कि लगभग 20 सालों में अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो लगभग 24 से 45 लाख का खर्चा, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी एंड लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट। कैन यू इमेजिन कि 20 से 25 साल में सिर्फ 24 से 25 लाख हम, या एक जनरल पीपल, एक जनरल कम्युनिटी सिर्फ 20 से 45 लाख सिर्फ इस पे खर्च करती है, डायबिटीज के ट्रीटमेंट पे खर्च करती है, जो कि नॉर्मली बहुत सारे लोगों के लिए एक घर की भी कॉस्ट हो सकती है। इतना खर्च सिर्फ हम डायबिटीज के इलाज पे कर रहे हैं, वो भी एक पर्सन के लिए। और आप सोचो कि पूरे इंडिया में अगर 10 मिलियन से ज्यादा डायबिटीज पेशेंट है, तो कितना सारा जो एक खर्च है वो हो रहा है सिर्फ डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए। एंड इट इज अ वेरी बिग मॉनेटरी बर्डन ओवर द कंट्रीज स्टेटस। तो ये, अगर हम इन बातों को समझ आज समझते हैं, तो हम इन सारी चीजों से, इन सारे खर्चों को बचा सकते हैं, और अपने पास एक कॉर्पस फंड इकट्ठा कर सकते हैं। तो नॉर्मली अगर 40 की एज में किसी को डायबिटीज डिटेक्ट होती है, तो 40 टू 60 की एज, जो कि उसके लिए एक बहुत क्रूशियल एज होती है, जहाँ पे उसको ज्यादातर फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी होती हैं, उस एज में लगभग 25 से 45 लाख रुपए सिर्फ वो अपने डायबिटीज के ट्रीटमेंट पे खर्च कर रहा होता है, जो कि एक बहुत बड़ी सोचने वाली सिचुएशन आ जाती है। और सिर्फ यही नहीं, डायबिटीज अगर एक लंबे टाइम तक चलती है, तो क्या क्या हो सकता है। तो उसके उसमें है नंबर वन की कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, हाइपरटेंशन हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये डायबिटीज ओवरऑल लंबे टाइम में, आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। इसके अलावा न्यूरोपैथिक प्रॉब्लम्स, जैसे बॉडी में अलग अलग जगह पे पेन होना, सेंसेशन लॉस हो जाना, पैरों में अल्सर वगैरह क्रिएट हो जाना, या नम्बनेस होना, टिंगलिंग होना, लगातार झंझनाहट रहती है, डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं, और ब्लैडर की प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। देन नेफ्रोपैथी, आपके किडनी से रिलेटेड डिजीज हो जाती है, क्योंकि किडनी शुगर को ही फिल्टर करती रहती है, और ये शुगर वो शुगर नहीं है जो आप मीठा खा के ले रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेस से जो आपकी बॉडी में शुगर जा रही है, उससे भी रिलेटेड है। देन रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम आती है, ग्लाउकोमा और कैटरैक्ट जैसी प्रॉब्लम आती है, रेटिना ब्लॉक हो जाता है, या विजन लंबे टाइम में अगर जाते हैं, तो विजन इम्पेयरमेंट भी हो जाता है, तो विजन के लिए भी लोग बहुत सारे ट्रीटमेंट कराते हैं।
देन स्किन कंडीशंस हैं जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, फंगल इन्फेक्शंस वगैरह भी बढ़ जाते हैं और स्केली पैचेस वगैरह आ जाते हैं। देन मेंटल हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ता है। तो देन कॉग्निटिव हेल्थ जैसे डिमेंशिया एंड अल्जाइमर जैसी प्रॉब्लम, ये लॉन्ग टर्म में अगर डायबिटीज 10 से 15 साल आपको रह जाती है, तो ये सारी चीजें एक पेशेंट को आने ही वाली हैं। अगर आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम आने वाले 10 साल 15 साल में होनी ही होनी है। 99% पेशेंट्स के साथ में ये सारी चीजें होती ही हैं। इसलिए जैसे और जैसे-जैसे ये लॉन्ग टर्म रिस्क स्टार्ट होते हैं, ये प्रॉब्लम बढ़ती हैं और ये हमारी बॉडी में डेवलप कैसे होता है, हम इसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं कि क्योंकि डायबिटीज़ लोगों को लगता है कि हमने तो मैंने पिछले कुछ दिनों में मीठा नहीं खाया या या ज़्यादा बाहर का भी नहीं खाया लेकिन फिर भी डायबिटीज़ हो गई। तो डायबिटीज़ कोई एक ऐसी बीमारी नहीं है जो आपको हफ्ते 10 दिन 15 दिन या साल भर में हो जाए। डायबिटीज को एक्चुअली बॉडी में डिटेक्टेबल स्टेज पे लाने के लिए लगभग 10 साल लगते हैं, 10 से 15 साल लगते हैं आपकी बॉडी को। उन 10 से 15 साल में आपकी बॉडी डायबिटीज के सिम्पटम्स को रोकने के लिए अपने आप से ही फाइट कर रही होती है। तो जो पहले 10 साल होते हैं जहाँ पे अर्ली रिस्क फैक्टर्स आते हैं और जिसको हम प्री डायबिटिक लेवल कहते हैं, ये अनडिटेक्टेबल होता है। यहाँ पे पता ही नहीं लगता कि डायबिटीज आपकी बॉडी में डेवलप होना शुरू हो गई है। तो इसमें आपका आता है जैसे जो आपके जेनेटिक और लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं वो आने लगते हैं, जिन देन इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं और जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है यहाँ वो भी यहाँ से इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो बहुत बार बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि उनको डायबिटीज डिटेक्ट नहीं हुई लेकिन उनको हार्ट के प्रॉब्लम आ गए, हार्ट बीट बढ़ गई या हार्ट रिस्क बढ़ गया, या हार्ट अटैक आया। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया कि उनको हार्ट अटैक आया लेकिन डायबिटीज नहीं थी उनको, तो वो कहते हैं कि नहीं उनको डायबिटीज नहीं है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है। लेकिन एक्चुअली जो हार्ट अटैक आना है वो भी डायबिटीज की एक डेवलपमेंट स्टेज है, जहाँ पे उसको डायबिटीज डेवलप नहीं हुई है लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम पर्टिकुलरली पहले डेवलप हो चुकी है। तो हार्ट की प्रॉब्लम भी ओवरऑल डायबिटीज की से कहीं न कहीं रिलेटेड ही होती हैं। बहुत सारे लोग इन दोनों फिनोमेनन को अलग-अलग चीज़ें मानते हैं कि कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अलग होती है और डायबिटीज़ अलग है, बट ऐसा नहीं है। कुछ केसेज़ में क्या होता है कि बॉडी आपके शुगर के टर्म्स को तो मैनेज कर पाई लेकिन कोलेस्टेरॉल को मैनेज नहीं कर पाई, जिसकी वज़ह से कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम पहले आ गई। उसके बाद जब 10 साल 12 साल में आपकी बॉडी उसको मैनेज कर रही है, अब आपकी बॉडी एक ऐसे लेवल पे है जहाँ पे वो शुगर के लेवल को मैनेज नहीं कर पा रही है। यहाँ पे आपकी डायबिटीज़ डायग्नोज़ हुई और ये डायबिटीज़ डायग्नोज़ होने पे अब सिम्पटम्स विज़िबल होना शुरू हो गए, जैसे इंक्रीज़ थर्स्ट, ज़्यादा प्यास लगना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, फटीग हो जाना, विज़न ब्लर हो जाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो सिम्पटम्स दिखने लगे। तो यहाँ पे डायबिटीज डायग्नोस हो गई और अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे अभी जो पहले 10 साल में तो वो डिटेक्ट ही नहीं हुई। 10 साल बाद डिटेक्ट हुई कि डायबिटीज स्टार्ट हो गई और यहाँ पे ये जो आपको सिम्पटम्स दिख रहे हैं, ये सारे सिर्फ डायबिटीज के सिम्पटम्स हैं। ये सिम्पटम्स अभी सिर्फ डायबिटीज से रिलेटेड है। अब यहाँ से आगे की प्रॉब्लम शुरू होती है, जहाँ पे इसके डायबिटीज के भी साइड इफेक्ट दिखने वाले हैं और वो होती हैं लीड्स टू कार्डियोवास्कुलर कंडीशन। बहुत सारे केसेस अगर अगर किसी को डायबिटीज आज डिटेक्ट होती है तो अगले 3 से 4 सालों में उसको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम आएँगी ही आएँगी, दैट इज़ फॉर श्योर। न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम, रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम, विज़न ब्लर हो जाना, किडनी खराब हो जाना, लिवर पे इफ़ेक्ट आना, ये सारी चीज़ें आने ही वाली हैं। और इसके बाद फिर 30 साल के बाद लगभग सीरियस और इमरजेंसी केसेज़ आते हैं जिसमें कार्डियक अरेस्ट हो पड़ना, किडनी फेलियर हो जाना, लिवर इश्यूज़ या विज़न लॉस, ये सारी चीज़ें ओवरऑल होने ही वाली हैं और ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। अगर हम इसमें कैंसर को भी इन्वॉल्व कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे केसेज़ में ऐसा भी देखा गया है कि आपके जो किडनी से रिलेटेड कैंसर हो जाता है या लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर वगैरह होते हैं, गॉल ब्लैडर कैंसर वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें इसी डायबिटीज़ के रिज़ल्ट है। सो डायबिटीज़ कैन बी टोल्ड एज़ द मदर ऑफ ऑल टाइप ऑफ डिज़ीज़।
तो अगर आप डायबिटीज को ट्रीट करना आज स्टार्ट करते हैं, तो आप फ्यूचर में आने वाली जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनसे बच सकते हैं। वो चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे थायराइड की प्रॉब्लम हो या किडनी की प्रॉब्लम हो, कैंसर हो, विजन की प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, अगर आप डायबिटीज के ट्रीटमेंट को मैनेज करते हैं, तो आप सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द डायबिटीज, फॉर ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन ट्रीट। और ये चैलेंजिंग क्यों बन जाता है बहुत सारे केसेस में? नंबर वन इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंडीशंस। हम जो कंडीशंस हैं उसको समझते नहीं है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझते हैं। जब डायबिटीज डायग्नोज हुई तो सिर्फ हम एक चीज पे काम कर रहे होते हैं, वो है कि हमें मीठा नहीं खाना है। डॉक्टर ने बोल दिया आलू नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है। हम सिर्फ उसी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, हम उसके रूट कॉज पे कॉन्सेंट्रेट करते ही नहीं है। हमने समझा ही नहीं कि डायबिटीज क्या है। जस्ट हम कर क्या रहे हैं, सिर्फ दवा ने डॉक्टर ने दवा दी कि आपको क्या करना है, आपको अब ये दवा लेनी है, इससे आपका ब्लड शुगर कम हो जाएगा। तो ब्लड शुगर क्या है, आप सिम्टम का को मैनेज कर रहे हो। अगर आप सिर्फ सिम्टम को मैनेज करते रहोगे, आपकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होने वाली। आप आपने सुबह सुबह नाश्ता किया और नाश्ता करने के साथ में आपने एक मेटफॉर्मिन ले ली, और फिर आपने 2 घंटे बाद ब्लड शुगर चेक की तो आपकी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं हुई। बस, तो आपने क्या किया कि नाश्ता करने के बाद शुगर स्पाइक तो हो रही थी, लेकिन मेटफॉर्मिन से आप उसको कंट्रोल में ले आए। लेकिन तो आपने कंट्रोल क्या किया? ब्लड शुगर कंट्रोल की, आपने डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं की। इसके अलावा फिर क्या हुआ कि ब्लड को पतला करने की दवाएँ स्टार्ट कर दी। तो ब्लड आपका शुगर की वज़ह से गाढ़ा होने लगा था, आपने अभी पतला कर लिया। फिर तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को देके हम टेम्परेरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो जो डॉक्टर आपको आज के टाइम पे जो दवा दे रहे हैं, वो भी ब सही है, क्योंकि आपको उन चीज़ों की भी ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि आपको वो सारी दवाएँ बंद कर देनी चाहिए। वो आपके करंट सिम्पटम को मैनेज करने के लिए इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन आपकी ब्लड शुगर क्यों बढ़ रही है? क्या आप चाहेंगे कि ये ब्लड शुगर बढ़े ही ना? या आपका जो ब्लड गाढ़ा हो रहा है, वो गाढ़ा हो ही ना? क्या आप उसको मैनेज कर रहे हैं? क्या आप उन पॉसिबिलिटीज़ पे जा रहे हैं जहाँ पे आप ये एक्सप्लोर करें? नहीं। हम सिर्फ़ उस पे काम कर रहे हैं कि जो ब्लड शुगर हमारा बढ़ रहा है वो नीचे आ जाए। ग और ब्लड हमारा गाढ़ा हो रहा है वो पतला हो जाए। बस इस पे काम कर रहे हैं। हम डायबिटीज़ को तो ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं। इंडिविजुअल वेरिएबिलिटीज़ बहुत सारे केसेज़ में देखा गया है कि किसी ने कुछ एडवाइस किया और हमने उसकी वो एडवाइस मानी और कुछ दिन तक काम किया, इसके बाद वो काम नहीं किया, फिर एडवर्स कंडीशन इफेक्ट होने लगी। हम यहाँ पे ये नहीं समझते कि हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी के रिएक्शंस अलग होते हैं। अगर हम उन रिएक्शंस को नहीं देखते हैं, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होने वाली है। देन लाइफ़स्टाइल चेंजेस, ज़्यादातर केसेज़ में क्या होता है कि हम जस्ट दवा खा लेने को एक सूटेबल ट्रीटमेंट मान लेते हैं और हम लाइफ़स्टाइल के चेंजेस पे ध्यान नहीं देते। आगे हम देखेंगे कि लाइफ़स्टाइल चेंजेस भी क्यों इम्पोर्टेंट है, और ज़्यादातर केसेज़ में जो सप्लीमेंट्री हेल्थ कंडीशंस हैं, वो कुछ टाइम के लिए रिज़ल्ट देती हैं और आगे के लिए रिज़ल्ट नहीं देती हैं, उसके भी रीज़न्स क्या होते हैं, वो सारे लाइफ़स्टाइल से जुड़े हुए हैं। देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूट्रिशन, ज्यादातर लोगों को खाने में क्या खाना है उसकी समझ नहीं होती है। गाइस, देयर इज अ टेक्निकल इशू, दिस मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। जैसे ही खत्म होती है आप सेम लिंक पे फिर से ज्वाइन कर लेना। द मीटिंग विल कंटिन्यू। देन लेट्स कंटिन्यू। तो मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, अ, हम कंटिन्यूअसली चीज़ों को मॉनिटर नहीं कर पाते। देन फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जब हम डायबिटीज़ की कंडीशन में होते हैं, तो बहुत बार क्या लगता है कि हम सोसाइटी के चीज़ों को एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, और इस वजह से एक मेंटल प्रेशर आता है कि हम अगर शादी में गए तो वहाँ पे हम खाना नहीं खा सकते। हम मंदिर में गए तो हम वहाँ पे ज़्यादा मीठा नहीं खा सकते, प्रसाद भी कम उसमें खा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम अपने आप को एक जनरल पब्लिक से अलग मान लेते हैं, और दैट गिव्स यू द मेंटल प्रेशर, और मेंटल प्रेशर आपको स्ट्रेस में लेके आता है। देन एजुकेशन एंड अवेयरनेस नहीं होती, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, जहाँ पे हम इन चीज़ों के बारे में आगे बात करने वाले हैं। तो इन इन सारी चीज़ों की वजह से ये सब चैलेंजिंग हो जाता है। और ट्रेडिशनल अप्रोच काम क्यों नहीं करती है, तो अभी मैंने पहले भी बताया कि हम ट्रेडिशनल अप्रोच में
हम सिर्फ सिम्पटम को मैनेज कर रहे होते हैं, रूट कॉज को मैनेज नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आने लगती है। देन साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशंस, बहुत बार जब आप लगातार दवा लेते रहते हैं तो उन दवाओं के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और इसीलिए जो मेरे मेंटर है वो हमेशा कहते हैं कि दवा लेना बुरा नहीं है। अगर आपने एक बार दवा ली और आपकी प्रॉब्लम सही हो गई, दैट्स कंप्लीटली ऑल राइट। तो दवा लेना बुरा नहीं है, लेकिन दवा लेते रहना गलत है। आप अगर कंटिन्यूअसली कोई दवा ले रहे हैं, वो डेफिनिटली गलत है। आज आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है, आपको उसको इमीडिएटली कंट्रोल में लेके आना है। आपकी 300 ब्लड शुगर हो गई है, उसको आपको कंट्रोल में लेके आना है। आपने एक बार दवा ले ली, वो कंट्रोल में आ गई, दैट्स कंप्लीटली ऑल राइट। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे उस बढ़ी हुई शुगर को मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प you in a long time. Then lack of lifestyle integration, हम लाइफस्टाइल की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते। ज्यादातर आज के केसेस में आजकल देखा गया है कि जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी होती जा रही है, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज इवन मोर हार्मफुल देन स्मोकिंग नाउअडेज। देन टेम्परेरी कंट्रोल के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचते हैं। हमें ये लगता है कि बस अभी हमें आराम मिल जाए और आगे देखा जाएगा, देखी जाएगी। तो दैट इज ऑल्सो इशू। लैक ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, हम प्रिवेंशन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, हम ट्रीटमेंट की तरफ ध्यान देते हैं। हम अगर आज प्री डायबिटिक के इस स्टेज के लोग ये प्लान करें कि उनको डायबिटीज हो ही ना, तो दैट्स व्हाट इज प्रिवेंटिव मेडिसिन। तो अगर हम प्रिवेंशन की तरफ ध्यान दे देंगे तो हमें ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और प्रिवेंशन इज व्हाट वर्किंग ऑन द रूट कॉज, जहाँ पे आप उसके एक्चुअल रीजंस पे भी काम करते हैं, आप लाइफस्टाइल इंटीग्रेशन पे भी काम करते हैं, टेम्परेरी कंट्रोल की बात नहीं करते हैं, और आप हेल्दी ईटिंग को अपनाने की कोशिश करते हैं। देन फोकस ऑन इमीडिएट रिलीफ, जैसा पहले ही बताया कि हमको ये लगता है कि बस अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मेरी ब्लड शुगर अभी 300 हो गई है, वो अभी किसी तरह 100 पे आ जाए, फिर देखी जाएगी। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी प्रॉब्लम। देन साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जब किसी को भी डायबिटीज हो जाती है तो एक बहुत साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जो कि जनरली नहीं मिलता है। और जब भी आप जैसे कोई भी नया पेशेंट होता है जिसको डायबिटीज हुई, वो अगर सोसाइटी में इसके बारे में बताना शुरू करता है कि आई एम अ डायबिटिक, मुझे डायबिटीज हो गई है, तो क्या होता है कि हर दूसरा व्यक्ति आपको ये बताएगा कि अरे ये तो बड़ी खराब कंडीशन है, बड़ी खतरनाक कंडीशन है, एक बार हो गई आपको ये करना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, ऐसे रहना पड़ेगा, वैसे रहना पड़ेगा। इतनी सारी चीजें बता दी जाती हैं कि एक मेंटल प्रेशर इतना आ जाता है, जिसकी वजह से लगता है कि अरे मैं किस प्रॉब्लम में आके फंस गया। और वो एक प्रेशर ऐसा होता है कि जो एक जनरल पब्लिक में, एक जनरल पर्सन उन चीजों को जनरल केसेस में डाइजेस्ट नहीं कर पाता और एक स्ट्रेस में आ जाता है। देन इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी को भी नहीं समझते। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ट्रेडिशनल अप्रोच काम नहीं करती है। देन देर आर फ्यू कॉमन मिथ्स इन्वॉल्व। नंबर वन, शुगर इज रिस्पॉन्सिबल। लोग कहते हैं कि मीठा खाना बंद कर दो तो आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। शुगर का डायबिटीज से कोई रिलेशन नहीं है। वंस अगेन आई रिपीट, शुगर इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विद द डायबिटीज। देन कहा जाता है कि एक बार डायबिटीज अगर हो गई तो आपको लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन की जरूरत पड़ने वाली है। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है जो कि आज के टाइम पे लोग समझ नहीं रहे हैं। अगर आप मैं मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स के एग्जाम्पल हैं जिन्होंने डायबिटीज को सक्सेसफुली मैनेज किया है, और आज भी वो उसको सक्सेसफुली मैनेज कर पा रहे हैं without any medication. So if you understand the things, you definitely can avoid the problems. People with diabetes should avoid carbohydrates. Definitely wrong, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बुरा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का मैनेजमेंट बुरा है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट
को एक्सेस में कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि जनरल डाइट में देखा जाता है कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट लेते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। जब जहां आपकी प्लेट बैलेंस होनी चाहिए, हम बैलेंस मील के बारे में आगे बात करने वाले हैं, तो जहां आपकी प्लेट बैलेंस होनी चाहिए वहां पे वो उसमें कार्बोहाइड्रेट एक बड़े अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से अवॉइड करेंगे तो दूसरी प्रॉब्लम भी बहुत सारी होने वाली है। इसलिए ये ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट बुरा नहीं है। Then people with diabetes have to eat the diabetic special food. This is also absolutely wrong. आपको स्पेशल फूड की जरूरत नहीं है। आप जनरल घर की चीजें खा के ही, नॉर्मल खाना खा के आप डायबिटीज को आराम से अवॉइड कर सकते हैं। ओवरवेट पीपल गेट डायबिटीज, ये भी एक मिथ है कि केवल ओवरवेट पीपल कोई डायबिटीज होती है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल भी आते हैं जहाँ पे लोग बिल्कुल स्किनी है, हड्डी है, लेकिन उनको भी डायबिटीज है। उसके पीछे भी रीजन होता है, वो उन रीजंस के बारे में आगे कभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देन फैमिली हिस्ट्री प्रिवेल्स। लेट मी टेल यू, फैमिली हिस्ट्री नेवर प्रिवेल्स, इट्स द हैबिट्स दैट प्रिवेल्स। आपको जेनेटिक्स में आपको कोई बीमारी नहीं मिलती है, जेनेटिक्स में आपको वो आदतें मिलती हैं जिसकी वजह से आप बीमार हो रहे हैं। तो अगर आप उन आदतों को सही करते हैं तो डेफिनेटली आप डायबिटीज को भी अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर आप इन सारी चीजों को ध्यान देंगे तो इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आराम से अवॉइड नहीं किया जा सके। तो फ्यू कॉमन मिस्टेक, हम जल्दी रिजल्ट पाने के चक्कर में इमीडिएट एक्शन लेते हैं, सारे एक्शन एक साथ लेने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारी बॉडी को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होते हैं। देन इंक्रीज लेवल ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि जल्दी एक्शन लेने के चक्कर में स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। देन इग्नोरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट, हम डाइट पे फोकस नहीं करते, सिर्फ सिर्फ दवा पे फोकस करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। एंड इसके बाद कंफ्यूजन ऑन गाइडेंस, गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलता है, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं। एंड देन ओवर रिलायंस ऑन मेडिकेशन, सिर्फ दवा पे डिपेंड रहना और डाइट को ध्यान ना देना, और ये सोचना कि हम मैं दवा लेता रहूंगा या दवा लेती रहूंगी तो मैं मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जिस तो ऐसा भी नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में आप अगर ध्यान रखेंगे तो डायबिटीज को आप बहुत आराम से अवॉइड कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 1। मैंने शुरू में बताया था कि 2 सेक्शंस पे लेंगे, तो ये हमारा पहला सेक्शन है। इस सेक्शन में हमने डिस्कस किया कि डायबिटीज का वर्ड हमारे चारों ओर कैसा है। नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि हम डायबिटीज को सक्सेसफुली मैनेज कैसे कर सकते हैं। सो आई एम disconnecting this call. Just join the call immediately on the same link so that you can get the further call as well.